हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपलीट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज देखने वाले हैं। और अगर पेपर की बात करें तो ये पेपर जो है फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज। ठीक है। और ये प्रथम प्रश्न पत्र है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और इस वीडियो में हम लोग जो है सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं। ठीक है। और ये क्लास नंबर जो है 14 है, इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है। ये डेली क्लास चलता है 8 बजे शाम को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने जो है 10 क्वेश्चन देखा था लघु उत्तरीय प्रश्न का। और आज की वीडियो में हम लोग जो है 11 नंबर से देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे 11 नंबर में दिया है कि शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। शांति निकेतन की जो स्थापना की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, उसके उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में जो है यहाँ पे लिखना है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो टैगोर एक महाकवि के साथ साथ जो है एक दार्शनिक, एक शिक्षक और एक गुरु भी थे। ठीक है। इनको जो है गुरु देव के नाम से जो है संबोधित किया जाता था। गुरुदेव के रूप में उनका महान योगदान शांति निकेतन के रूप में परिणत हुआ। शांति निकेतन के रूप में परिणत हुआ। शांति निकेतन का दूसरा नाम जो है विश्व भारती था। जो शांति निकेतन था उसका दूसरा नाम जो है विश्व भारती था, जो कलकत्ता से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। सन 1901 में विश्व भारती की नींव रखी गई। तो विश्व भारती की नींव जो है 1901 में रखी गई थी। उस समय इसके जो है 6 छात्रों के साथ शुरुआत हुई थी। तो इसमें जब 1901 में नींव रखी गई थी तो उस समय छात्रों की संख्या केवल 6 थे। 1921 में यानी 20 साल बाद 1921 के अंत में शांति निकेतन का विस्तार जो है विश्व भारती के रूप में जो है किया गया। विश्व भारती के रूप में जाना गया। यह अपने आदर्शवाद यत्र विश्वम भवेत नीरम, ठीक है, को साकार करता है। यहाँ संपूर्ण वसुधा विश्व भारती नामक घोंसले में समा जाती है। यह एक ऐसी संस्था है जहाँ पूर्व की सभी संस्कृतियों का मिलन होता है। ठीक है। पूर्व की जो है सभी संस्कृति जो कल्चर होती है यहाँ पे मिलन होता है, जहाँ दर्शन और कला की हर परंपरा एक दूसरे से संबंध बनाती है। उसके बाद में विश्व भारती एक आवासीय विश्वविद्यालय था। तो ये जो है आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ सह शिक्षा, ठीक है, सह शिक्षा की जो है व्यवस्था थी। राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर जो है विद्यार्थियों में अध्यापकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता जाता था। विद्यार्थी में और उसके बाद में अध्यापक में जो है राष्ट्रीयता के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति और भाषा के आधार पे, इन दोनों में जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। भारतीय संसद ने 1951 में जो है 29वें संविधान संशोधन द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में जो है पूछ सकता है। 29वें संविधान संशोधन द्वारा जो है विश्व भारती को एक केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई तथा इसका नाम जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है। इसको जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया 29वें संविधान संशोधन से, तो उसके बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया गया। इस विद्यालय के कुलपति जो है प्रधानमंत्री होते हैं। जो कुलपति होते हैं बीसी, वे जो है प्रधानमंत्री होते हैं विश्व भारती के। ठीक है। उसके बाद में विश्व भारती में 10 विभाग कार्यरत है। कौन कौन से विभाग? इन विभिन्न विभागों को भवन कहा जाता है, जो अलग अलग विभाग होते हैं, तथा इनमें भवनों का अलग अलग विशिष्ट नाम भी दिया गया है। जो ये विभाग हैं 10 विभाग, इन भवनों को जो है अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हो गया पाठ भवन, शिक्षा भवन, विनय भवन, विद्या भवन, संगीत भवन, कला भवन, चीन भवन, श्री निकेतन, हिंदी भवन और शिल्प सदन। ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो है विभाग हैं। और भवनों को जो है विभाग कहा जाता था। 10 विभाग थे जिनके अलग अलग नाम इस प्रकार से थे। अब हम यहाँ पे 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में दिया हुआ है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए। जो सॉइल इरोजन होता है उसके उपाय को बताना है।
कि जो है किस कारण से जो है सॉइल इरोजन को जो है रोका जा सकता है। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें मानव को संरक्षण अथवा मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है निम्न उपाय करने चाहिए। कौन कौन से उपाय, इसको हम लोग देखते हैं। भूमि के कटाव एवं उससे होने वाली क्षति की जानकारी सर्व सामान्य को करनी चाहिए। साथ ही भूमि के कटाव को रोकने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, यानी वृक्ष को लगाना चाहिए, तथा कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। सेकंड में दिया है, यदि भूमि का समुचित उपयोग किया जाए तो भूमि की उर्वरता में ह्रास नहीं होने पाता है। जैसे जिस भूमि पर वनों का उत्पादन उपयुक्त हो वहां वन लगाए जाए। ठीक है, जहाँ पे मतलब वन या वृक्ष लगाने के लिए जो है उत्पादन उपयुक्त हो, ठीक है, वहां पे जो है वन लगाए जाए। जो भूमि घास या चरागाह के लिए उपयुक्त होते हैं वहां पे जो है विकसित किया जाना चाहिए उसी के अनुरूप। अतः भूमि का जो है समुचित उपयोग किया जाना चाहिए, यानी जहाँ पे जिस भूमि पर जो है जिसका पैदावार होता है उसी को जो है वहां पे उस भूमि पर लगाना चाहिए। उसके बाद में है, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को बदलकर जो क्रॉप साइकिल होता है उसको जो है ध्यान में रखते हुए जो है फसलों को समय के अनुसार बदल कर जो है बोया जाना चाहिए, जिससे मृदा के सभी तत्वों का जो है पोषण समान रहे। ठीक है, उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, इन तत्व की जो है पोषकता जो है समान रहे। उसके बाद में जल निकासी न होने से भी मृदा को हानि होती है। जल जमाव जल जमाव हो गया, सड़क हो गया, रेलवे लाइन हो गया। उसके बाद में रेलवे लाइन हो गया, नहरों एवं बाढ़ नियंत्रण तटों के कारण जल निकासी न हो पाने से होता है। अतः सुप्रवाहित नालियों, पुलों का निर्माण से इस समस्या का जो है समाधान किया जाना चाहिए। उसके बाद में ढलुआ सतहों पर लघु सरिताओं तथा अवनालिका के निर्माण को भी रोकना भी भूमि संरक्षण हेतु जो है महत्वपूर्ण कदम होते हैं। इसे रोकने के लिए जो है क्षैतिज जुताई या समोच्च जुताई करके जो है समोच्च पट्टियों के समांतर फसलें बोनी चाहिए। ठीक है, अब है मैदानी भागों में भूमि की उर्वरता में ह्रास या भूमि का कटाव अनुचित वृक्ष एवं निरंतर पशुचारक के कारण होता है। ठीक है, यानी अनुचित कृषि, जो उचित कृषि नहीं होता है, और पशुचारक के कारण होता है। ठीक है, जो भूमि की उर्वरता का ह्रास होता है, भूमि का कटाव और अनुचित कृषि एवं पशुचारण के कारण होता है। इसे उचित ढंग से जो है कृषि करके रोका जा सकता है। ठीक है, ठीक प्रकार से जो क्रॉप्स साइकिल होता है, इसको जो है ध्यान में रखकर जो है ये जो मृदा अपरदन होता है, भूमि की उर्वरता कम होती है, इसको जो है रोका जा सकता है। तो ये सभी जो है आप लोगों को कोर्स में जो एग्जाम रहे बैच बैच चल रहा है उसमें जो है ये सभी कंप्लीट हो गया है। टॉपिक पेपर वन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे जो है आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। पेपर वन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और पेपर टू चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे है सेकंड है 7 नंबर, उर्वरता बढ़ाने से कटाव को रोकने के लिए जब कोई भूमि परती छोड़ी जाती है। ठीक है, जब कोई भूमि को जो है जिस पर कोई पैदावार ना किया जाए उसे जो है भूमि परती छोड़ी जाती है, तो उसमें आवरण फसलों जैसे सनई हो गया, ढैंचा बो देने से मृदा में हरी खाद का सृजन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद में स्थानांतरणीय कृषि, कृषि को साधन उपलब्ध कराकर अस्थायी कृषि में परिवर्तित करना चाहिए। कृषि के अस्थायित्व से भी संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है, उपलब्ध कराकर जो है अस्थायी कृषि में परिवर्तित करना चाहिए। जो स्थानांतरितशील कृषि होता है को साधन को उपलब्ध कराकर जो है इनको अस्थायी कृषि में परिवर्तित करना चाहिए। उसके बाद में है सीढ़ी नुमा खेत पर कृषि करके, तथा ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। जो सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है इस प्रकार से, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है कृषि करके, तथा ढालों पर बांध बनाकर और नालिका का प्रभाव जो है कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में घास व वनस्पतियां उगाना उल्लेखनीय कदम है। उपयुक्त उपाय अपनाकर भूमि का संरक्षण
तो किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि भूमि का संरक्षण जो है सॉइल इरोजन किस प्रकार से रोका जा सकता है करने के साथ ही कृषि उत्पादक भी बढ़ाया जा सकता है तथा समाज को जो है समुन्नत बनाया जा सकता है। अब उसके बाद में हम 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसकी गुण के बारे में बात करना है और उसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि बौद्ध युग में शिक्षा व्यवस्था में जाति धर्म का कोई उपबंध नहीं था। जो जाति और धर्म को वैदिक काल में जो है प्राचीन काल में जो वैदिक काल था, ठीक है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली उसमें जाति जाति को जो है चार वर्ग में बटे थे, ठीक है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र और एक जो था उसको आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। 4 नंबर वाला एक ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाला शूद्र होता है, शूद्र, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जो है बंधन नहीं था, इसमें जाति और धर्म के आधार पर जो है इसमें कोई बंधन नहीं था। शिक्षा व्यवस्था मतलब कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था, अतः शिक्षा सार्वभौमिक थी। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। जो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर जो है शिक्षा दी जाती थी वो जो है पूर्णतः जो है निःशुल्क होती थी। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करें तो बौद्ध युग में शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र जो होता था वो संघ होता था। 4 नंबर बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम जो है जनभाषा होता था। यही इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण था। जनभाषा मतलब लोगों की भाषा जो वहां पे उस समाज में बोली जाती थी। 5 नंबर में दिया है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करती थी। जनतांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करती थी। 6 नंबर है बौद्ध बौद्ध शिक्षा में संस्कारों को जो है महत्व दिया जाता था। जो अलग अलग संस्कार होते थे जैसे अ, उपनयन संस्कार हो गया, ये सभी जो है बौद्ध का जिस प्रकार से वैदिक काल में संस्कारों को जो है महत्व दिया जाता था उसी प्रकार से बौद्ध कालीन में जो है ये संस्कारों को महत्व दिया जाता था। 7 नंबर में दिया है कि बौद्ध शिक्षा की एक विशेषता शास्त्रीय विवाद भी था, ठीक है, शास्त्रीय विवाद था। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं 14 नंबर में दिया है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का संकुचित रूप जहाँ स्कूली शिक्षा है, वहीं व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन समस्त अनुभवों से होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं व्यापक अर्थ पूछ रहा है, लेकिन जब संकुचित अर्थ पूछ ले, संकुचित अर्थ, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है कि आप विद्यालय जाइए, स्कूल जाइए, वहां पे ज्ञान को अर्जित कर लीजिए, बस। ये संकुचित अर्थ हो गया। अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में जो है बच्चों का किस प्रकार से होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, यानी सर्वांगीण सर्वांगीण विकास पे जो है ध्यान दिया जाता है व्यापक अर्थ में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षा का संकुचित रूप जहाँ स्कूली शिक्षा का है, वही व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन समस्त अनुभव यानी सर्वांगीण विकास समस्त अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर आजीवन पड़ता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव अर्जित करते हैं, ठीक है, प्रकृति से, तथा विकसित होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। अतः शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली जो है एक प्रक्रिया होती है, ये सभी को पता है, जो बालक का निरंतर विकास करती है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका की स्पष्ट कीजिए। शिक्षा हो गया मतलब एजुकेशन, उसके बाद में शिक्षण मतलब टीचिंग, जो पढ़ते हैं, की भूमिका स्पष्ट कीजिए कि क्या भूमिका होती है राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में जो है जातिवाद, ठीक है, जातवाद, कुत्सित कुत्सित राजनीति, पक्षपात, शोषण, अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग आदि प्रवृत्तियां उन्मुख रूप से जो है देखी जाती है, प्रचलित है, ठीक है। तो भला शिक्षा संस्थानों पर उनकी काली छाया कैसे नहीं पड़ेगी।
जब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में जो है जातिवाद, कुत्सिंग, राजनीति, पक्षपात, शोषण, अन्याय और सत्ता का दुरुपयोग जब आदि प्रवृत्तियां उन्मुख रूप से जो है प्रचलित है, तो इसमें जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं तो इसमें जो है उनकी काली छाया जो है कैसे नहीं पड़ेगी। अधिकतर यह देखा गया है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं और यहाँ तक कि जो है कोई शिक्षा मंत्रालय में भी अधिकारी वर्ग द्वारा इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार किया जाता है। ठीक है, जो शिक्षा मंत्रालय होते हैं और इनके जो अधिकारी वर्ग होते हैं, इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार जो है व्यवहार किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय सद्भावना का जो है विकास हो। शिक्षकों जो शिक्षकों को जो है कुप्रशासन, अनावश्यक भय एवं निष्क्रियता से जो है मुक्त किया जाए तथा उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यों को आयोजित करने के लिए जो है अधिकाधिक प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न समुदायों के शिक्षार्थियों एवं कर्मचारियों में परस्पर सौहार्द बना रहे। ठीक है, भाईचारे की भावना बनी रहे। पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों, करिकुलम जो होता है, पुस्तक होते हैं, उसके बाद में शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड तथा सामरिक वातावरणों में परिवर्तन लाना आवश्यक है, जिससे सांप्रदायिकता, अन्याय एवं शोषण के बीज छात्रों के मस्तिष्क में न पनप सके। अतः इस प्रकार शिक्षा तथा शिक्षण द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। उसके बाद में 16 नंबर में है कि सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होती है। ठीक है, व्यक्तिगत जो है उत्तरदायित्व की भावना होती है। उसके बाद में है सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द है तो अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए कि दूसरे दूसरे का जो है किस प्रकार से कल्याण हो सके। तीसरा नंबर दे रहा है कि सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द के लिए सभी छात्रों में प्रेम, ठीक है, सभी छात्रों के अंदर प्रेम और आदर का भाव जो है होना चाहिए। 4 नंबर में है सामाजिक तथा पारस्परिक सौहार्द सहयोग के आधार पर बनता है। जो सामाजिक और पारस्परिक सौहार्द होता है, भाईचारे की भावना होती है, ये सहयोग के आधार पर जो है बनता है। उसके बाद में ऐसे व्यक्ति देश तथा राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो देश और राष्ट्रीय भावना के प्रति जो है आस्थावान होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 17 नंबर दे रहा है कि प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता था। ठीक है, तो वैदिक काल में शिक्षा को जो है विद्या कहते थे और विद्या शब्द जो है विद धातु में अप्रत्यय लगाने से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ ज्ञान से लगाया गया है। ठीक है, इसका अर्थ जो है ज्ञान से लगाया गया है। ज्ञान का मानव जीवन के विकास के लिए बहुत महत्व होता है। जो मानव जीवन का जो विकास होता है उसके लिए जो है ज्ञान का बहुत महत्व होता है। उसके बाद में 18 नंबर में दिया है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। शिक्षा का जो है यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ बताइए और यहाँ पे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि सर्वांगीण विकास करना बच्चों का। शिक्षा शब्द का यदि शाब्दिक विवेचना किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका आशय होता है सीखना और सिखाना। यानी शिक्षा वही है, अगर आप सीखते हैं दूसरे को भी सिखाते हैं तो वो शिक्षा है। अतः शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें सीखने और सिखाने की क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती है, वरन यह बालक में जन्म के साथ साथ जो है शुरू होती है। शिक्षा प्रक्रिया प्रारंभ होकर जो है आजीवन, ठीक है, आजीवन मृत्यु पर्यंत चलती रहती है और सीखने सिखाने का कार्य जो है संपन्न होता रहता है। जो हम सीखते हैं और उसके बाद में सीखे हुए ज्ञान को किसी दूसरे को जो है सिखाते हैं, तो यह क्रिया जो है, अगर हम कोई भी ज्ञान सीखना और सिखाना, इस शब्द पे गौर दीजिएगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं और उसके बाद में उसको सिखाते हैं, तब इसे शिक्षा कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ते हैं उसको दूसरों को पढ़ाइए भी साथ में।
एक मिनट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? अब यहाँ पे जो है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ के बारे में देखा। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 19 नंबर। 19 नंबर में दिया है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। जो एजुकेशन होता है, CATION, एजुकेशन जो होता है इसकी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? तो शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। एडुकेटम हो गया, एडुसियर हो गया और एडुकेयर हो गया। ठीक है। एडुकेटम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शिक्षित करना, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग। एडुसियर का मतलब होता है कि विकसित करना या निकालना। ठीक है। यानी जो बच्चों के अंदर अंतर्निहित शक्ति होती है उसको विकसित करना और निकालना। तो एजुकेशन मतलब शिक्षा। एजुकेयर मतलब होता है कि आगे बढ़ना, बाहर निकलना अथवा विकसित करना। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ शिक्षित करना, आगे बढ़ाना तथा विकास करना। ठीक है। उसके बाद में हम लोग 20 नंबर की हम बात करते हैं अगर, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? कि स्कूल जाओ, वहां पे विद्यालय में जाओ, शिक्षा ग्रहण करो, उसको याद कर लो। ठीक है। तो ये संकुचित अर्थ होता है। तो शिक्षा का संकुचित रूप स्कूली शिक्षा माना जाता है। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहा जाता है। इस रूप में एक शिक्षक एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के समक्ष एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान, ठीक है, जो सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है 20 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में 21 नंबर से जो है देखने वाले हैं। और उसके बाद में जो लोग यहाँ पे अगर कोर्स आप लोग पढ़ना चाहें, यहाँ पे आप लोगों को जो है कोर्स के बारे में जानकारी दे दें। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैच जो है बिल्कुल फ्री चल रहा है। ठीक है। तो इसमें जो है पेपर फर्स्ट जो है समाप्त होने वाला है और उसके बाद में पेपर सेकंड जो है यहाँ पे आप लोगों का डेली क्लास चलता है। तो इसमें सुविधाओं की अगर बात करें तो फ्री वीडियो लेक्चर और उसके बाद में टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो चलता है और उस पे जो है प्रीवियस ईयर पर विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद में PPT का ये PDF दिया जाता है, फ्री कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद में एग्जाम पीरियड जब आएगा तो उसमें जो है आप सभी लोगों को मॉडल पेपर भी फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसका जो है PDF प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो यहाँ पे जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।